हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट निखिल, और आज हम लोग फाइनल अकाउंट के सेकंड लेक्चर में हैं। अब तक के हम लोगों ने जो कुछ देखा था उसका एक हल्का सा रीकैप मारेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ फाइनल अकाउंट में थियरी पोर्शन को देखेंगे, ठीक है, जो रिलेटेड है हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन से, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें जो थियरी भी लिखा होगा वो कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही लिखा होगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में कुछ बच्चों को डाउट थे, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है, या रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ और एग्जांपल्स चाहिए, तो वो भी हम लोग थोड़ा उसके अंदर एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे थियरी पोर्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि राम एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है जिसका टारगेट था 96% लाने का, लेकिन उसको रिजल्ट ना पता चलने की वजह से उसका मोटिवेशन डाउन हो गया और उसने बोला कि भाई साहब अब मुझे पेपर देना नहीं है, सॉरी पेपर तो देना है लेकिन मुझे अब 96% की उम्मीद करनी नहीं है, बस मैं पढ़ाई पर उतना फोकस करूंगा जिसकी वजह से मैं क्या करूँ, पास हो जाऊँ, ठीक है। अब उसका मोटिवेशन डाउन इसलिए हुआ था क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वैसे ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस फर्म या एंटिटी जो काम कर रही है, ठीक है, अगर उसको भी रिजल्ट नहीं मिला तो वो भी क्या करेगा, वो या पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा और वो जितना सेल कर सकता था या जितना प्रोडक्शन कर सकता था अपना पोटेंशियल को यूज करते हुए, वो यूज करना बंद कर देगा। सो दैट इज द रीजन हम लोग फाइनल अकाउंट पर उसको निकाल के देते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना मेन मोटो है फाइनल अकाउंट का, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो किस तरीके से निकाला जाता था उसको हम लोगों ने एक फॉर्मूले में देखा था कि इनकम में से आप जैसे ही इनकम में से आप जैसे ही माइनस कर देते हो एक्सपेंसेस, ठीक है, तो आपको मिल जाता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने अब तक के देख ली थी कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है, वो है इनकम और दूसरा है एक्सपेंस, ठीक है। अब इनकम को कैसे पता करना था वो भी देखा था कि ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो कहलाएगा एक्सपेंस, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहलाएगा इनकम। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां से स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया था कि जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसके दो पार्ट कर दिए थे। पहले वाले को रखा गया था रेवेन्यू और दूसरे वाले को रखा गया था कैपिटल, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज या किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है ना, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अच्छे से समझने लायक होती है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। पहली चीज कि वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और दूसरी चीज उसका सोल्यूशन क्या है। आई थिंक यही दो चीजें होती है किसी भी चीज में समझने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप डायरेक्ट पकड़ रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम समझे के अगर आपने सोल्यूशन उसका याद कर लिया है या किसी भी तरीके से आपके दिमाग में चला गया, तो आपको वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। आपने उसको क्या किया, मगअप किया, आपने रट्टा मारा उसको, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखने के तौर पे करते हो, क्या करता है आपका जो टीचर होता है वो आपको एक्सप्लेन कर देता है, कुछ सेंटेंसेस लिख के दे देता है, और आप उसको क्या करते हो, डे बाय डे उसको रिपीटेटिव फॉर्म में लाते हो और वो याद हो जाता है, मगअप हो जाता है। तो याद करना, रट्टा मारना और उसको समझना कि वो प्रॉब्लम क्या थी जिसका ये सोल्यूशन है, वो समझना, वो डिफरेंट पार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ऐसा किया गया, ठीक है, और उसके बाद में उसका सोल्यूशन देखेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको बोलते हैं वाई फैक्टर, कि क्यों ऐसा किया जाता है, और हर चीज का रीजन होता है, ठीक है। तो हम लोग हर चीज को पहले रीजन वाइज उसका प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रेवेन्यू और कैपिटल। अब लगाया हमने इस पे वाई फैक्टर। ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, ऐसा क्यों किया गया। तो प्रॉब्लम क्या आती थी अगर हमने ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया होता, तो वो देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैंने सेल किया है अपना हाँ 2 करोड़ का मेरा सेल हुआ है, ठीक है, और मैंने इस साल जो गुड्स खरीदा है वो खरीदा है, मैंने परचेस किया है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। सेल किया 2 करोड़, परचेस किया 1 करोड़, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं बता दूं आपको कि मैंने एक प्लांट खरीदा जिसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी, करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये क्या हुई, इनकम, और ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एक्सपेंस,
व्हाट अबाउट दैट, इट इज ऑल्सो योर एक्सपेंस, ठीक है, ये भी आपका एक्सपेंस ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फॉर्मूला देखा जाए तो क्या बोल रहा है ये, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो बताइए कितनी इनकम है आपकी, 2 करोड़ की इनकम है, ये इनकम, ये एक्सपेंस और ये भी एक्सपेंस, आओ माइनस करो, प्लांट को भी एक्सपेंस मानो और माइनस करो, कितना हो गया 12 करोड़। कितना आया, ये आया आपका माइनस में 11 करोड़, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस होगा, निगेटिव ब्रैकेट में, इसका मतलब निगेटिव, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका लॉस, कि 11 करोड़ रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इमेजिन करो जिसका भी ये बिजनेस होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा एक काम कर, शटर डाल नीचे और चल, अपन किसी की नौकरी कर लेंगे लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। मेन मोटो क्या था आपका फाइनल अकाउंट बनाने का, आपको रिजल्ट उसको देने का, कि वो प्रॉफिट या लॉस को देख के एनालिसिस कर पाए कि मेरे कौन से एक्शन गलत हुए और कौन से एक्शन सही हुए। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो लॉस आया है या जो भी ये रिजल्ट उसको पता चल रहा है, ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो प्लांट है ना, इसकी ड्यूरेशन है 20 ईयर, मतलब ये चलने वाला कितने साल है, ये 20 साल चलेगा, ठीक है। और ये जो इनकम आई है ना, ये आई है इस साल, मतलब करंट ईयर की, मतलब 1 साल की। आपने कंपैरिजन करना चाहिए था, तो कंपैरिजन कैसे करोगे? अरे 2 इक्वल लेवल पे, यानी कि इक्वल समय वाले के ऊपर में क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा समय का गैप आ रहा है उसमें, ठीक है, तो वो आपका कंपैरिजन वैलिड कंपैरिजन नहीं कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये सॉरी एग्जांपल क्यों लेना, यही एग्जांपल आपको दिख रहा है कि क्या 1 साल के साथ में आप किसके साथ क्या कंपेयर कर रहे हो, 20 साल का एक्सपेंस, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होगा, या तो आपको इसको, ये जो सेल है आपका 1 साल की जगह इसको भी 20 साल पे लेके जा, तब ये दोनों के आप काय पे आ गए, इक्वल लेवल पे आ गए। या तो एक काम कर, इस 20 साल वाले को 1 साल के ऊपर लेके जा, लेके आ मतलब, ठीक है। अब इसे तो लेके जाना वहां पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट इसे तो पॉसिबल है लाना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, तो ये आएगा आपका, इधर लिख लेते हैं, ये आएगा आपका 0.6। तो इस साल का प्लांट का खर्चा कितना हो गया, इस साल का प्लांट का खर्चा हो गया 0.6 करोड़, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल में प्लांट का जो एक्सपेंस जाना चाहिए था वो कितना जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था 0.6 करोड़, ठीक है। बट आपने कितना डाल के रखा था, 12 करोड़, उसकी वजह से आपका आंसर जो आ रहा था वो गलत आ रहा था। तो अब कितना बचेगा, ये बचेगा 0.4 CR, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है। आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत इसीलिए है ताकि आप क्या कर सको, उसको कंपैरिजन कर सको। और रेवेन्यू का मतलब ही होता है सेल, रेवेन्यू का मतलब ही होता है सेल। तो आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, सेल से। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आप डायरेक्टली सेल से कंपैरिजन कर सकते हो तो उसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर जो आप लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो समय है वो सेल से या तो ज्यादा है, या तो ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, क्योंकि अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है 1 साल का एक्सपेंस रहना चाहिए, मान लीजिए 1 महीने का भी एक्सपेंस है तो भी कोई दिक्कत नहीं ना, 1 साल बड़ा होता है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से ऊपर आ रहा है तो इस केस में क्या कहलाया जाएगा कि जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो कैसे हैं, वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, सेल से कंपैरिजन किसको करोगे, जो इसके अंडर में आ रहा है। अगर आपकी 3 महीने की सेल है तो आप कितने एक्सपेंसेस को कितने एक्सपेंसेस को उसके साथ में कंपैरिजन करोगे, कितने पीरियड के एक्सपेंसेस को उसके साथ में कंपैरिजन करोगे, ओनली ऑन 3 मंथ के एक्सपेंसेस को क्या करोगे, उसके साथ कंपैरिजन करोगे। क्यों? क्योंकि सेल कितने महीने की है, 3 महीने की। अगर वो आपका 1 महीने का एक्सपेंस रहता है तो भी चलेगा, 2 का रहता है तो भी चलेगा, 3 का रहता है तो भी चलेगा, 4 का हो गया ना, नहीं चलेगा। 1 महीने का ज्यादा हो गया, 1 महीने को आगे सस्टेन करना पड़ेगा। 2 साल का है, 3 महीने का आप बना रहे हो, 3 महीने की सेल है और 2 साल का एक्सपेंस है, तो क्या होगा, वो भी कैपिटल में कंसिडर कर लिया जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही पोर्शन है। सो दैट इज द रीजन हमने क्या किया, 2 अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। पहले वाले को बोला गया रेवेन्यू, जो किससे कंपैरिजन किया जाएगा, सेल से कंपैरिजन किया जाएगा, और जो भी एक्सपेंस सेल से कंपैरिजन नहीं किए जाएंगे वो उसको बोल दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये डाउट क्लियर है कि कैपिटल और रेवेन्यू में क्यों कंपैरिजन किया गया, या
क्यों कन्वर्ट किया गया, क्यों क्लासीफाई किया गया, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आई कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, सो दैट इज द रीजन ये सारी की सारी चीज़ें की गई है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले देखा कि ये क्यों ऐसा किया जाता है, उसके बाद में उसका सोल्यूशन देखा। तो आई होप ये चीज़ आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। इतना तो गया होगा दिमाग के अंदर कि सेल के साथ में आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो इस साल का एक्सपेंस, ठीक है। तो ये भी साल भर का है क्योंकि परचेस किया गया है, तो ये भी क्या कितने का है, साल भर का है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये साल भर का नहीं होता, मान लेते हैं कि 1 करोड़ का माल खरीदा आपने, लेकिन 80 लाख का ही खर्च हुआ है, मतलब 80 लाख का ही बिका है, ठीक है। 20 लाख का अभी भी माल बचा हुआ है, ठीक है। तो 20 लाख को क्या कर दिया जाएगा, 20 लाख को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पुट कर दिया जाएगा, उसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा कि इस साल का एक्सपेंस नहीं, ये अगले साल काम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आया कि क्या दो पार्ट, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल में क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया क्योंकि रेवेन्यू का मतलब ही होता है सेल, और जब आप सेल से किसी एक्सपेंस को कंपैरिजन करते हो तो उसको रेवेन्यू बोला जाता है। जो भी एक्सपेंस सेल से कंपैरिजन करने लायक नहीं है उसको आप लोग क्या बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना आगे जाके रेवेन्यू को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में तोड़ा था, पहले वाले को बोला था डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरे वाले को बोला गया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब रेवेन्यू तक के भी तुम्हारा ऑथर माना नहीं, या तुम्हारा अकाउंट मेकर या जो भी बंदा बोलोगे, जो भी तुमको अकाउंट्स का ज्ञान प्रोवाइड कर रहा है, वो माना नहीं। उसने आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन उठा के पुट कर दिए, पहले वाले को बोला डायरेक्ट और दूसरे वाले को बोला इनडायरेक्ट। अब इसका भी लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब उसका पेट नहीं भरा था क्या कि रेवेन्यू और कैपिटल को क्लासीफाई करके उसका पेट नहीं भरा था कि जो उसने रेवेन्यू का आगे 2 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि अगर आपने ऐसे ही इसको रिकॉर्ड कर लिया दोनों ही एक्सपेंस को, तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो कैसा निकलेगा, गलत निकलेगा, ठीक है। तो आपका फाइनल अकाउंट बनाने का मतलब ही नहीं है, इससे अच्छा मत ही बनाओ, ठीक है। फालतू और पैनिक हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, बोलेगा भाई साहब 2 करोड़ की इनकम, 13 करोड़ का खर्चा, भाड़ में जाए, ऐसा बिजनेस नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो वो फालतू और पैनिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस फॉर्म में उसको फाइनल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बना के दिया रेवेन्यू और कैपिटल के बेसिस पे, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिजनेस सस्टेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बारी आ रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि हमने हमेशा बोला है कि सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे की प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्डिंग एक सेकेंड, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। चलिए ये बंदा ए और ये बंदा बी, ठीक है। दोनों ही कार शोरूम के ओनर है, ठीक है। कार शोरूम के ओनर है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो वो देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बस इतना ही है कि जो ए है, ए का जो कार शोरूम है वो रेंटेड है, जिस बिल्डिंग में वो अपना शोरूम खोल के बैठा है वो बिल्डिंग उसकी क्या है, रेंटेड है। लेकिन बी की बात करें तो बी की जो कार शोरूम है वो क्या है, वो उसकी ओन्ड है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, पहले वाले का है रेंटेड और दूसरे वाले का क्या है, ओन, ठीक है। मतलब ये खुद का है और इसका ये किराए से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इस डिफरेंट की वजह से इनके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए, या इनके फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए को एक कार पड़ती है 1 लाख रुपए की, ठीक है। इसकी परचेसिंग कॉस्ट कितने की हो गई, 1 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद ये परचेस करने की कॉस्ट हो गई इसकी। उसके बाद में डायरेक्ट अभी तो समझ में नहीं आएगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि शोरूम में और कौन से खर्चे रहते हैं। चलो वर्कर्स का वेजेस, ठीक है, वेजेस, ठीक है। वेजेस देता है ये 10,000 रुपये। इसकी कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है इसकी होती है 20,000 रुपये, ठीक है। टोटल इसको कितने का फटका पड़ता है एक कार के ऊपर में, 1,30,000,
ठीक है। अब जो इसका कार शोरूम है वो तो रेंटेड है, ठीक है, तो उसका रेंट जाता है इसका सालाना 20,000 रुपए, या एक कार के ऊपर में इसने निकाला क्लासीफाई करके कि एक कार के ऊपर में उसका रेंट कितना जाता है 20,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल इसको कॉस्ट कितने की हो गई 1,50,000। प्रॉफिट कितना जोड़ेगा ये अपना, बोलेगा मुझे प्रॉफिट कमाना है इस पर 10,000 रुपये, और ये करेगा 1,60,000 रुपये अपना कोटेशन पुट। बोलेगा मेरे पास से अगर आप कार खरीदते हो तो आपको मिलेगी 1,60,000 रुपये में, ठीक है। अब बी का केस देख लेते हैं कि बी के साथ में क्या होने वाला है, ठीक है। बी और ए दोनों में एक ही डिफरेंस है कि कार शोरूम एक का खुद का है और एक का किराए से, बाकी और अदर कोई डिफरेंस इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सेम उसी शोरूम उसी बायर उसी सप्लायर से ये भी कार खरीदता है, वेजेस भी वही वर्कर्स इसके यहाँ पे भी काम करते हैं और उसी रेट पे जितना रेट ए देता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसको सेम लगती है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल ए के बाजू में ही इसका शोरूम है, तो इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 1,30,000 रुपये। उसके बाद अब ये डिफरेंस जो आया था वो आया था रेंट और ओन की वजह से। अब ये रेंट दे रहा है कार शोरूम का कितना, ये जो रेंट दे रहा है वो कार शोरूम का कितना दे रहा है, ये दे रहा है 20,000 रुपये। अब ये बी का जो कार शोरूम है, जो बिल्डिंग में उसका कार शोरूम है, वो रेंटेड नहीं है, वो उसकी ओन है, तो उसको रेंट का खर्चा लगेगा नहीं, नील। इसको कितने की पड़ी एक कार, 1,40,000, ठीक है। 10,000 रुपये इसमें क्या जोड़ेगा ये अपना, सॉरी 1,40,000 कैसे, 1,30,000, सॉरी 1,30,000, 10,000 रुपये इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के ये कितने का बेचेगा इसको, 1,40,000। आज आपको आज आपको कार बाय करना है, ठीक है। बताइए किसके पास जाओगे, ए के पास कि बी के पास, सोचिए थोड़ा। अरे सोचना क्या है इतना, ए के पास बी के पास जाओगे आप, क्यों बी के पास जाओगे, अरे भैया 20,000 रुपये सस्ता दे रहा है, ए 20,000 रुपये क्या कर रहा है, महंगा दे रहा है। मुझे महंगी चीज़ खरीदने का शौक थोड़ी ना है। अब मुझे अगर वही क्वालिटी की कार, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सारी की सारी चीज़ें सेम, बट मुझे दोनों में रेट वेरिएशन मिल जाए तो मैं कम रेट वाली ही लूँगा ना, क्योंकि मेरे को वही कार मिल रही है कितने में, कम प्राइस में। तो इस केस में क्या हुआ कि अब ए के पास जाएंगे लोग, फिर बी के पास जाएंगे और दोनों के ही रेट्स कंपैरिजन करेंगे, बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन सेम, सारी की सारी चीज़ें सेम, हर चीज़ सेम, बट ये महंगा है और ये क्या है, सस्ता है, तो बोलेंगे ये इससे खरीदो और इससे खरीदो मत, ठीक है। तो अब बिजनेस में अगर ए को बने रहना है तो क्या करना होगा, ए को ये जो रेंट का खर्चा जा रहा है ना 20,000 रुपये का, इसको भूलना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेंट का खर्चा है ना, यही उसकी कॉस्ट को बढ़ा रहा है। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये क्या होगा कि ये जो रेंट की कॉस्ट है, ठीक है, ये क्या करेगी, गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी। इस वजह से हमारी जो प्राइस आएगी वो आएगी 1,60,000 रुपये। बट वही कार बी बेच रहा है 1,40,000 रुपये में, तो हमसे ना खरीदते हुए लोग किससे खरीदना चालू कर देंगे, बी से खरीदना चालू कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे तो भूल गए आप, ठीक है, तो क्या आप लोग इसे रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। चलो 20,000 रुपये आपने कहीं ना कहीं भूलना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको गुड्स की कॉस्ट में उसको इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट क्या आप इसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, अगर आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, सेल प्राइस कितनी है 1,40,000 रुपये, ठीक है। तो सेल जो किया इसने कितने में किया, 1,40,000 रुपये में। इसमें से माइनस करोगे इसकी कॉस्ट, मतलब यानी कि क्या, कितने की कॉस्ट लगी इसको, 1,30,000 की, ठीक है। तो 1,30,000 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 1,30,000 इसमें से माइनस हो गया। कितना बचा इसका प्रॉफिट, कितना आया, ये आया 10,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें कोई रेंट का खर्चा है नहीं, यहाँ पे क्या है, ये आपका कॉस्ट है, ये आपका है प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी रेंट का खर्चा नहीं है तो ये निल हो गया। और अब इसकी कॉस्ट कितनी आई, अब इसकी कॉस्ट आ रही है कुछ, सॉरी कॉस्ट बोलता है, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसका प्रॉफिट आ रहा है 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में रेंट का खर्चा अप्लाई हुआ नहीं है, ठीक है। बट आप पे तो रेंट का खर्चा अप्लाई हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ए के केस में वो देखते हैं, ठीक है। तो 1,60,000 रुपये, अब 1,60,000 रुपये नहीं आएगी, क्यों, इसको उस प्राइस पे बेचना ही नहीं है। अगर ये उस प्राइस पे बेचेगा तो कोई इससे गुड्स खरीदेगा नहीं, तो मजबूरी में इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 1,60,000, ठीक है। अगर 20,000 रुपये हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है।
तो वापस ये भी क्या बोलेगा कि मेरा ये सेल है कितने का, 1,40,000 रुपए का, माइनस इसमें से कर दिया मैंने कॉस्ट कितना, 31,000, ठीक है, माइनस कर दिया, के पास में कितना आया 10,000 रुपए, और यही इसका क्या आ गया प्रॉफिट, ठीक। बट अगर इसने रेंट का खर्चा इसमें नहीं शो किया होता तो इसको क्या पता चलता कि मेरा 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, जो कि एक्चुअल में नहीं है, पर इसको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस बंदे को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी या पता चलेगी। तो इसको अगर गलत इंफॉर्मेशन पता चल रही है तो ये और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा, और ज्यादा मोटिवेटेड होने के बाद में क्या करेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत से काम करेगा और ज्यादा लॉस कमाएगा, जो कि इसको लॉस हो रहा है लेकिन दिखाया क्या जा रहा है इसको, प्रॉफिट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमें इसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो 20,000 रुपए आया है ना, ये भी इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेंट का इसमें से क्या हो गया पैसा माइनस, ठीक है। रेंट माइनस होने के बाद में कितना आएगा, माइनस हो गया, तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस में 10,000 रुपए, और ये आपका क्या है लॉस। अब ये सही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया कि क्या ये डायरेक्ट है और ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब दोनों ही इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट वाला क्या, डायरेक्ट वाला ऐसा कोई भी गुड्स या सॉरी ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो क्या है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है गुड्स से, और गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट इनडायरेक्ट वाला ऐसा क्या है कि कोई भी एक्सपेंस जो क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है गुड्स से, उसका गुड्स की कॉस्ट के ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा नहीं है, ठीक है। तो उसी को ही बोला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अवॉइड कौन सा किया जा सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अवॉइड किया जा सकता है, पर डायरेक्ट एक्सपेंस अवॉइड किया जा सकता नहीं है, ठीक है। तो ये तो था पूरा का पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग फाइनल अकाउंट में कुछ थियरी देखेंगे, जो अब तक के हम लोगों ने प्रैक्टिकल वाइज समझाना, अब उसको थियरी के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। अगर ये थियरी की नोट्स आपके पास में अवेलेबल नहीं है, वैसे तो होगी ही नहीं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दो चीज़ मिलेगी, पहली चीज़ मिलेगी क्वेश्चन बैंक, और दूसरी चीज़ मिलेगी आपको थियरी की नोट्स, ठीक है। एक बात बता दूँ, ये फाइनल अकाउंट का पूरा लेक्चर जो है आपको इसी वीडियो सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद में अगर कुछ रहता है तो आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही बोलना था, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग मीनिंग देख रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है, कि फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपको पता तो है पर एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि क्या कहना चाहता है वो। तो एवरी काइंड ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, अब बिजनेस एंटिटी बोल रहे हैं, अब बिजनेस एंटिटी में क्या हम फाइनल अकाउंट बनाते ही क्यों हैं, हमें क्या रीज़न है, क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ठीक है। अब ऐसी कोई भी एंटिटी है जो प्रॉफिट या लॉस के लिए काम ही नहीं कर रही, वो सोशल वर्किंग के लिए काम कर रही। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारी मंदिर हो गया या बहुत सारी संस्थाएं हो गया जो क्या करी है, फ्री में फूड हो गया या बहुत सारी सर्विसेज हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल करवा के दे रही है कई ऐसे नीडी पर्सनस को, ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसको। तो उस केस में क्या हो रहा है, इनका मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना। वो गरीब इंसान जिसके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, वो क्या उस बंदे को पैसा देगा, वो भी एक्स्ट्रा पैसा देगा, नहीं देगा। अरे वो पैसा नहीं दे सकता, इसीलिए तो आप उसकी मदद कर रहे हो। तो इस केस में क्या किया गया है, ऐसे बंदों को बोला गया है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी अपना प्रॉफिट जानने की उत्सुकता या एक्साइटमेंट होती नहीं है। सो दैट इज द रीजन इनके लिए कभी भी फाइनल अकाउंट बनता नहीं है, ठीक है। इनके लिए दूसरी अकाउंटिंग होती है जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, बट इनके लिए फाइनल अकाउंट बनेगा नहीं, ठीक है। तो एवरी काइंड ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, उसमें से किसे छोड़ दिया गया है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हटा दिया गया है इसमें से, ठीक है। दैट इज कौन सी है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर मतलब यानी कि क्या, जो गुड्स को बना के बेच रहा है। ट्रेडर मतलब यानी कि क्या, रेडीमेड गुड्स को खरीदता है और रेडीमेड गुड्स को बेचता है। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि क्या, जो ना गुड्स में डील कर रहा है, ना प्रोडक्शन में डील कर रहा है गुड्स के, ना ट्रेडिंग में डील कर रहा है। तो उस केस में क्या बोला जाएगा उसको, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, वॉन्ट्स टू नो अबाउट द फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट मतलब यानी कि क्या, वही प्रॉफिट या लॉस, ये
देख चुके हैं हम लोग, बस अभी थ्योरी है, ओवरव्यू कर रहे हैं इसका, ठीक है। देयरफॉर दे ऑप्ट, मतलब वो लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या कहना चाहते हैं आप, इनकम स्टेटमेंट मतलब यानी कि क्या, ठीक है, क्योंकि अकाउंट है और स्टेटमेंट है, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट और अकाउंट, पहले तो ये देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मतलब पहले तो अकाउंट समझते हैं, उसके बाद में स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो अकाउंट होता है, अकाउंट का काम क्या होता है कि आपको प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको बोला जाता है अकाउंट, ठीक है। पर जो एक से ज्यादा लोगों के बारे में या एक से ज्यादा चीजों के बारे में जब एक ही जगह आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट। एग्जांपल के तौर पे आपकी बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है, बट आपका परचेज अकाउंट ये अकाउंट है, तो इसीलिए उसको बोला गया है अकाउंट, और इसीलिए एक दूसरे को बोला गया है, दूसरे वाले को बोला गया है स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपने 11th में सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ के आए होंगे तो वहां पे आप लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, ना कि अकाउंट। और अगर आपने उस 11th में अच्छे से उसको पढ़ा होगा तो उसके अंदर दो अकाउंट्स इंक्लूडिंग थे। कौन से दो अकाउंट इंक्लूडिंग थे, पहला वाला था आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा वाला आपका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो दो अकाउंट को मिला के आपकी जो बनी थी वो स्टेटमेंट बनी थी, और उसी का नाम रखा गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, ना कि अकाउंट। तो एक ही डिफरेंस है उसका, जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट आए तो वो स्टेटमेंट, बट जहां पे एक ही अकाउंट आए और वो स्पेसिफिक हो किसी चीज को लेके या किसी पर्सन को लेके तो उसको अकाउंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इनकम स्टेटमेंट बोला गया। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूडिंग है, द प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइजेस थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, क्या क्या इंक्लूडिंग है इसके अंदर, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस इतना ही याद रखो कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें इंक्लूडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब यानी कि क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इट इज प्रिपेयर बाय ट्रेडिंग एंटिटीज, ऐसी कोई भी एंटिटी जो क्या है, जो रेडीमेड गुड्स को खरीदती है और रेडीमेड गुड्स को बेचती है, मतलब ट्रेडर स्पेशली बोला जाए तो ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा ट्रेडर, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद विच आर एंगेज इन द परचेज, जो अब तक के समझ चुके हैं उसी को थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस पढ़ के इसको ओवरव्यू करना है और देखना है कि हम लोगों ने जो भी चीज़ पढ़ी थी वो हमारी बुक में भी एज इट इज़ लिखी है या नहीं है, या जो भी चीज़ हमने समझी थी वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ हमारी बुक्स में लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ अ प्रिपेयर बाय ट्रेडिंग एंटिटीज विच आर एंगेज इन अ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स। उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, जो एज इट इज़ आया है और एज इट इज़ जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं रजिस्टर में डील कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने बंडल ऑफ पेपर खरीदा, ठीक है, और बंडल ऑफ पेपर को बाइंडिंग करके मैं अब किसी और को सप्लाई कर रहा हूँ। तो इस केस में मैं ट्रेडर नहीं कहलाऊंगा, मैं मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा, और जब मैंने इसको सप्लाई किया तब मैं ट्रेडर कहलाऊंगा, ठीक है, तब मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। पर मेरे नाम के साथ में और एक चीज़ जुड़ रही है, वो है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। बट अगर मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मैंने सिर्फ ऐसे ही रजिस्टर खरीदा और रजिस्टर उठा के किसी और को सप्लाई कर दिया या बेच दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या बोला जाएगा, उस केस में मुझे बोला जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। अब मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज़ किया जाएगा नहीं। तो समझ में आया कि रेडीमेड गुड्स को जो बेच रहा है मतलब यानी कि क्या, जिसका कोई फॉर्म चेंज नहीं हो रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, कोई बदलाव नहीं आ रहे और बिल्कुल एज इट इज़ जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा ट्रेडर। और उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, उसके लिए बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बट अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनेगा, पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे सिलेबस का पार्ट अभी फिलहाल नहीं है, तो इसीलिए अभी हम लोग उस पर बात करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, हमारे लिए क्या क्या हमारे लिए क्या क्या रेलेवेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ दीज अकाउंट्स इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बाय रिकॉर्डिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जितना भी गुड्स आपका आया वो एक साइड लिखा जाएगा और जितना भी गुड्स आपका गया वो एक साइड लिखा जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली इसी बेस पे बन रहा है कि आया तो एक साइड और गया तो एक साइड। मतलब ये किसका अकाउंट है, ये स्पेशली गुड्स का अकाउंट है, गुड्स के लिए बनाने वाला अकाउंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया और इससे हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट
ये दो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुनोगे इसमें, ठीक है, कि मेरे पास में क्या आ रहा है, मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या मेरे पास में नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो अब ये दोनों ही चीज़ें हमें कैलकुलेट क्यों करनी चाहिए, ठीक है, इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, और फिर प्रॉब्लम के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कि इसलिए आया था, ठीक है। वाई फैक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना या नेट प्रॉफिट निकालना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट निकला है आपका, ये निकला है आपका, इसी को बोला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये बिल्कुल दोनों के लिए सेम रहेगा। और ये जो निकला है ना, ये इसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब ये दोनों दो प्रॉफिट्स क्यों कैलकुलेट किए गए, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि अभी भी इसमें कुछ ऐसी आइटम है जिसको एलिमिनेट करना बाकी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो प्रॉफिट आया 10,000 रुपये, इसमें से क्या बाकी था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करना बाकी था, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है, तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। वो क्या था कि अगर मैं इस प्रॉफिट को अलग से कैलकुलेट ना करूं और मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1,40,000 माइनस 1,30,000 और माइनस 20,000, तो भी मेरा लॉस आएगा 10,000 का, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस मतलब मैंने इतना पोर्शन अगर इसका मैंने हटा भी दिया, ठीक है, तो भी मुझे इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं है। देखिए कितना आ रहा है, 1,40 माइनस 1,30 माइनस 1,30 माइनस 20, तो कितना बचा, ये बचा 10,000। तो मुझे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि मेरे को सीधा क्या पता चल गया, नेट लॉस आया मेरा कितने का, 10,000 का, ठीक है। तो मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ दो प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं दो प्रॉफिट इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मुझे अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है लेकिन नेट लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इमेजिन कीजिए कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ 1,20,000 की और मैं उसको बेचने के लिए गया मार्केट में, तो कोई उसको 1,10,000 के ऊपर नहीं खरीद रहा, तो क्या मैंने ऐसे गुड्स में डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि बिजनेस बंद कर देना चाहिए? तो मैंने बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को सीधा सीधा लॉस हो रहा है और मैं इसको कभी भी अवॉइड कर सकता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 1,20,000 की वो चीज़ पड़ेगी ही पड़ेगी, कंपलसरी है, अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है वो 1,20,000, ठीक है। और 1,10,000 में अगर वो बिक रही है तो इसका मतलब क्या है, वो धंधे में दम है नहीं, ठीक है। उसमें मुझे हमेशा ही लॉस होगा, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मुझे उसमें प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो 1,40,000 की है और 1,40,000 में बिक रही है पर है 1,30,000 की, तो मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है 10,000 का, 10,000 का प्रॉफिट तो दिखा मुझे, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वजह से मेरा लॉस आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो अनअवॉइडेबल है, ये वाला, और कौन सा एक्सपेंस ऐसा है जो अवॉइड किया जा सकता है, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई साहब धंधे में तो दम है, पर कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्रिएट कर सके या डिफरेंस एनालिसिस कर सके हम लोग, इसी वजह से हम लोग दो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। पहले वाले को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरे वाले को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। दोनों का ही मतलब है और दोनों का ही बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर निगेटिव आ रहा, धंधा बंद कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके धंधे में दम है, आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका नेट लॉस आ रहा है। कुछ एक्टिविटी ऐसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अब ये बंदा क्या करे, 20,000 का रेंटेड शोरूम लेने से अच्छा खुद का शोरूम ले ले, तो उसको भी ये 20,000 रुपये का खर्चा नहीं लगेगा, तो इसका भी जो प्रॉफिट जो ये 10,000 रुपये है, ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं उसको, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन आएगा वो कहाँ से आएगा, आपको ग्रॉस और नेट से, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या बताया कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें से कुछ आइटम्स अभी भी माइनस करना या एलिमिनेट करना बाकी है, तो उसको बोला जाएगा ग्रॉस। पर अगर आपने उसको माइनस कर दी, अभी इसमें से कोई भी चीज़ माइनस करने की भी बाकी नहीं है, तो उसको बोला जाएगा नेट, ठीक है। आई होप ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब यानी कि क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ही इसलिए रहे हैं कि मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, धंधे में दम है या नहीं है। अगर धंधे में दम नहीं है, कैसे बोलोगे धंधे में दम नहीं है? कि मैं खरीद रहा हूँ कम, सॉरी ज़्यादा का, और बेच रहा हूँ कम में, तो उस केस को बोला जाएगा कि धंधे में दम नहीं है, क्लोज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्या बोलते हैं। ठीक है, इट इज प्रिपेयर बाय ऑल एंटिटीज आइदर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। इट्स अ कंपलसरी अकाउंट। ठीक है, अगर आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं और अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है, तो आपका फाइनल अकाउंट वैलिड करार किया जाएगा नहीं। ठीक है, हर बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कंपलसरी है। क्यों ऐसा किया गया है, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो नेट प्रॉफिट है वही आपके काम का होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना भी ज़्यादा आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बट जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि अब इसमें से मेरे सारे के सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं और ये कोरा कोरा मेरा है, मेरा फायदा है। ठीक है, अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें से अभी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होने के रहते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपका काम चलेगा नहीं। एक ही पर्पस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, बिजनेस कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। जैसे ही वो पता चल गया कि हाँ बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो आप नेट प्रॉफिट निकालोगे कि मेरे को इस साल इससे कितना फायदा हुआ, और वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी के लिए कंपलसरी क्यों है? क्योंकि हर कोई ना कोई इस स्टेज से गुजरेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके इसमें होंगे ही होंगे, और वो सारे के सारे जो कंपैरिजन रहेगा वो कहाँ दिखाया जाएगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो दैट इज द रीजन मैन्युफैक्चरर हो गया, ट्रेडर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तीनों में से तीनों के तीनों क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि देखिए अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट आया मेरा, सॉरी हाँ ये प्रॉफिट आया मेरा 10,000 रुपये का, इसको ही मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ से माइनस होंगे, वो इस प्रॉफिट में से माइनस होंगे। तो इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया ये, और एंडिंग पॉइंट क्या हो गया ये। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट से या तो ग्रॉस लॉस से। अगर ग्रॉस लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस से, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड इफ देयर इज अ ग्रॉस लॉस तो वो ऑब्वियसली वो डेबिट साइड दिखाया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स टू नो द नेट प्रॉफिट। अभी हम लोगों ने देखा कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बाय रिकॉर्डिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा क्या रिकॉर्ड करेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या रिकॉर्ड करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी आ रही है मेनली बैलेंस शीट। ठीक है, मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच इज सेट आउट द एसेट एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे एक एसेट या एक लाइबिलिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे पूरा बंडल ऑफ एसेट और बंडल ऑफ लाइबिलिटीज देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फर्म एट अ सर्टेन डेट। अब यहाँ क्या कहना चाहता है? ठीक है, सेम वही वाई फैक्टर। अब ऐसा कहा तो कहा, क्यों कहा सर्टेन डेट? यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे हमेशा ये जो अकाउंट बनता है ये कितने समय के लिए बनता है? ये बनता है 1 साल। ये कितने समय के लिए बनता है? ये बनता है आपका 1 ईयर। ठीक है, ये भी कितने समय के लिए बनता है? ये भी बनता है आपका 1 ईयर। ठीक है, पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एक डेट तक के ही वैलिड रहेगी, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं या प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मेरा बिजनेस, ठीक है, मेरा बिजनेस है और ये मेरे पास में कुछ एसेट्स हैं। ठीक है, मेरे बिजनेस की एसेट्स है और एसेट मान लेते हैं मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 20,000, बाइक है 50,000, बैंक में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है 30,000 रुपये, और किसी बंदे से पैसे लेने, मतलब डेटर से पैसे लेने, मान लेते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये मेरी एसेट्स हो गई इतनी सारी। ठीक है, लाइबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है अभी फिलहाल, लाइबिलिटी इसमें अंदर इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई है, ये मेरी हो गई है एसेट्स। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये जो मेरी एसेट्स थी, एक जगह जो मैंने स्टेटमेंट में लिख के रखा हुआ था, या एक जगह मैंने जो लिख के रखा हुआ था वो था 16/4/2020 का। ठीक है, अभी क्या हुआ 16/4/2020 को रात को 12 बजे, ठीक है,
रात को 12 बजे मैं कसिनो चला गया, कसिनो तो बंद है अभी, ठीक है। तो मैं ऐसी जगह चला गया जहाँ पे जुआ वगैरह खेला जा रहा है, ऐसा बेट वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ मैं चला गया, तो सबसे पहले मैंने कैश लगाया, वो हार गया। बैंक से पैसा निकाल के लेके आया, 4 घंटा लाइन में खड़े होके, फिर वो हार गया, ठीक है। बाइक गिरवी रख दी, वो भी हार गया। और उसके बाद में एक बंदे से, जिस बंदे से पैसे लेने थे, उसको मैंने रातों रात फ़ोन किया और बोला भाई मेरे को मेरे पैसे चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो वो उसने भी पैसे ला के दे दिए और मैं वो भी हार गया, ठीक है। तो एट दी डेट ऑफ 16/4/2020 को मेरे पास में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बट जैसे ही मैं 17/4/2020 पे जाता हूँ तो मेरे पास से ये सारी की सारी चीज़ें हट जाती हैं और मेरे पास में कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंसिडर कर लिया होता 1 साल के बेसिस पे, तो अगले 1 साल तक के लोगों को क्या लगता कि मेरे पास में ये सारी चीज़ें हैं, जो भी मेरी स्टेटमेंट दिखता या जो भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखता तो उसको क्या लगता, या जो भी मेरा रजिस्टर दिखता जहाँ पे भी मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको क्या लगता कि ये सारी चीज़ें मेरे पास में अभी अवेलेबल है, बट एक्चुअल में वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कैसे चेंज हुआ? एक दिन के अंदर ये चेंज हो गया, ठीक है। सो वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है, वो वेरी करता रहता है डे बाय डे, तो इसीलिए वो स्पेसिफिक डेट की होती है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे उसने बोला गया है कि सर्टेन डेट, सिंस इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन will make a difference to some of the assets or liability, the balance sheet is true only at a particular point of time, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है सिंगल ट्रांजेक्शन वाला काम, क्या ये क्या कहना चाहता है? सिंगल ट्रांजेक्शन मतलब मैंने कि क्या, एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ और सिर्फ कैश लेके गया और कैश हार के आ गया, तो क्या हुआ? अब अगर मेरी 17 तारीख को अगर बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें कैश नहीं दिखेगा, सारी आइटम दिखेगी, बाइक दिखेगी, बैंक में बैलेंस दिखेगा, डेटर्स भी दिखेंगे, लेकिन क्या नहीं दिखेगी, उसमें कैश नहीं दिखेगी, ठीक है। तो क्या बैलेंस शीट वही है कि चेंज हो गई? चेंज हो गई, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा है कि अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी होता है तो वो भी आपकी बैलेंस शीट के ऊपर में इंपैक्ट डालेगा, विल मेक द डिफरेंस टू सेम ऑफ द एसेट और लायबिलिटी, द बैलेंस शीट इज ट्रू ओनली अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रहेगी। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड एज एट, ठीक है। एज एट या एज ऑन बोलते हैं इसको, ठीक है, एज ऑन बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसके फॉर्मेट के ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, स्पेशली इन दोनों के लिए ही लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा रहता है? फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये 1 साल तक के काम में आने वाला है, ठीक है। बट जैसे ही आप बैलेंस शीट की बात करते हो तो ये 1 साल तक के काम में नहीं आएगी, एक स्पेसिफिक डेट के लिए कंसिडर की जाएगी, उसके बाद में इसका कोई वैलिडेशन रहेगा नहीं। सो दैट इज द रीजन वहाँ पे लिखा रहता है एज ऑन या एज इट, कि यानी कि क्या, ये एज एट यानी कि क्या, ये स्पेसिफिक डेट तक के वैलिड रहेगी, उसके बाद में इसका वैलिडेशन खत्म हो जाएगा। द एसेट्स आर शोन ऑन अ राइट हैंड साइड। पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसका भी रीज़न है, इसका लॉजिक है। हम हर चीज़ को लॉजिक वाइज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ का लॉजिक होता है, ठीक है। और उसको हर चीज़ को जब हम लोग लॉजिक वाइज समझते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक के वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही कवर करते हैं। ये नोट आपको कहाँ मिल जाएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। दूसरी चीज़, क्वेश्चन बैंक भी वहीं पर लिंक में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब हम लोग लॉकडाउन के बाद में हमारी क्लासेस स्टार्ट कर सकें, फेस टू फेस क्लासेस, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। वरना आप लोग क्या करोगे, घर पे बैठे बैठे टाइम पास करोगे, चकल्लस करोगे और फिर मेरे से वहाँ पे 1 महीना वापस टाइम पास करवाओगे। मैं पहले बता दूँ, अगर आपने ये सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए सारे के सारे लेक्चर्स कंपल्सरी, सारी चीज़ें तो हम लोग फेस टू फेस क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट है इसीलिए क्योंकि अब तक कि आपका क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से अब तक कि आपका क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा उस टाइम तक के, आपके एग्ज़ाम तक के। फिर मेरे नाम से मत चिल्लाना
कि आपने सिलेबस वक्त पे कंप्लीट नहीं करवाया। इसीलिए बोल रहा हूँ सारे के सारे लेक्चर्स, पूरा लेक्चर अटेंड करना, और अगर कोई चीज़ आती भी है तो उसको 2 बार 3 बार वापस देखो। इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो गए हो तुम लोग अभी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मैं भी अभी खाली पीली बैठा हूँ और आप भी खाली पीली बैठा हूँ, तो इसमें पबजी या कोई और टाइम पास ना करते हुए हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।